बारिश एक ऐसा मौसम जो हर किसी के मन में खुशी का एहसास लेकर आता है। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसके लिए बारिश हर साल एक नया चैलेंज बन जाती है। मैं बात कर रहा हूं भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद उड़ीसा की। उड़ीसा की लोकेशन वहां आने वाले स्टॉर्म, साइक्लोन्स और फ्लड्स जैसे डिजास्टर्स को बुलावा देती हैं। बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉइस्ट विंड्स और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ड्राई वार्म विंड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लो प्रेशर एनवायरनमेंट बनाता है, जिसके कारण यहाँ कई बार साइक्लोन और फ्लड्स आ जाते हैं। सिर्फ पिछले 15 साल में ही उड़ीसा फैलिन, हुदहुद, तितली, फनी, अम्फान और यास जैसे जानलेवा साइक्लोन्स को फेस कर चुका है। ये साइक्लोन्स हमेशा उड़ीसा को आर्थिक और जान माल का दर्द देकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और नेचुरल हजार्ड है जिसकी मार सबसे ज्यादा उड़ीसा को सहन करनी पड़ती है। ये हजार्ड है लाइटनिंग। आसान भाषा में कहूं तो बिजली गिरना। उड़ीसा के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी के अकॉर्डिंग उड़ीसा में लास्ट 6 सालों में हर साल ऑन एन एवरेज 6 लाख बार बिजली गिरी है। इसमें से मैक्सिमम 72,000 बार बिजली गिरी है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, जबकि 50,000 बार सुंदरगढ़ में और 46,000 टाइम्स केओंझर डिस्ट्रिक्ट में। सितंबर 2023 में तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर 61,000 बार उड़ीसा में बिजली गिरी थी। सिर्फ पिछले 5 साल में 1625 लोगों की जान गई है बिजली गिरने की वजह से, और यह आंकड़ा पूरे भारत में मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बताऊं तो बिजली गिरने की वजह से होने वाली डेथ का 55% अकेले उड़ीसा में हो रहा है। और फ्रीक्वेंट लाइटनिंग स्ट्राइक्स और उनसे होने वाली डेथ का नंबर ज्यादा होने के कारण उड़ीसा ने लाइटनिंग स्ट्राइक को स्टेट पब्लिक डिजास्टर घोषित कर दिया है। अब ये इंसिडेंट्स काफी डिस्टर्बिंग है और अनफॉर्चुनेट भी, और ऐसी नेचुरल डिजास्टर से सिर्फ प्रिपेयर्डनेस ही आपको बचा सकती है। इसीलिए इस दिशा में काम करते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का एक अनोखा सॉल्यूशन निकाला है, और ये सॉल्यूशन है पाम ट्रीज यानी ताड़ के पेड़। जी हाँ, कोस्टल एरियाज में आम सा दिखने वाला ये पेड़ असल में लाइटनिंग स्ट्राइक्स का पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए ओडिशा सरकार अब अपने कोस्ट पर 19 लाख से ज्यादा पाम ट्रीज लगाने की प्लानिंग कर रही है। पर आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा? इन पाम ट्रीज में ऐसा क्या खास है जो बिजली के गिरने से होने वाला डिस्ट्रक्शन को ये रिड्यूस कर सकते हैं? और इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है? ये सब जानने से पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि असल में बिजली गिरती कैसे है। दोस्तों, बचपन में जब बिजली गिरा करती थी ना, तो उसकी तेज आवाज मुझे बहुत डरा दिया करती थी, और मैं हमेशा ये सोचता था कि बादलों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। तो देखिए, बिजली गिरने के प्रोसेस की शुरुआत होती है क्लाउड से, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। और जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाते हैं और आइस क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स कोलाइड करके एक लार्जर पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रॉपल। जब ग्रॉपल और आइस क्रिस्टल्स कोलाइड करते हैं तो ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं, जिसमें आइस क्रिस्टल्स का चार्ज होता है पॉजिटिव और ग्रॉपल का चार्ज होता है नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज आइस क्रिस्टल्स बेहद हल्के होते हैं और इसीलिए ये राइज कर जाते हैं और क्लाउड के सबसे टॉप लेयर में सेटल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज ग्रॉपल बेहद हैवी होते हैं और इसीलिए ये सिंक होकर क्लाउड के बॉटम में आकर सेटल हो जाते हैं। इन दोनों ऑपोजिट चार्जर्स के बीच में एयर इंसुलेटर का काम करती है, और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एयर की इंसुलेटिंग कैपेसिटी ब्रेक डाउन हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड डिस्चार्ज होता है, जिसे हम इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर ही होती है। ऐसे ही ऑपोजिट चार्जेस क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस केस में बिजली क्लाउड से अर्थ तक आती है और इसे ही बिजली गिरना कहते हैं। ये सारी कंडीशन के लिए उड़ीसा का हॉट, ड्राई और ट्रॉपिकल क्लाइमेट एकदम परफेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ इतनी ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। लेकिन यही सिमिलर कंडीशन दूसरे स्टेट्स में भी होती है, इसलिए यहाँ पर भी बिजली गिरती है। लेकिन फिर उड़ीसा में बिजली इतनी फ्रीक्वेंट क्यों गिरती है? देखिए, एक्सपर्ट ने जब इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि उड़ीसा में मौजूद मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। उड़ीसा का ऑलमोस्ट 72.5% एरिया प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स ऑलरेडी गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जब ये मिनरल्स धरती में प्रेजेंट हो तो अर्थ भी गुड कंडक्टर बन जाती है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ बादल में मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते उड़ीसा में लाइटनिंग स्ट्राइक्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है।
इसके अलावा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा 2021 में पब्लिश्ड एक रिसर्च बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स बढ़ गई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ऑलमोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक में 10% की बढ़ोतरी करती है। अभी लाइटनिंग स्ट्राइक काफी डेंजरस हो सकती है। अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो इंसान बस कुछ ही पलों में इलेक्ट्रोक्यूट या कहूं बिजली के झटके लगने से अपनी जान गंवा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऊंची बिल्डिंग्स, पेड़ों या पोल्स पर लाइटनिंग गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए लाइटनिंग प्रिवेंशन में हमें सबसे पहले इन घरों से दूर जाना ही सिखाया जाता है। इवन बिल्डिंग्स में भी लाइटनिंग से बचने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने से अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस बादलों से बिल्डिंग पर गिरते भी हैं तो बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए वो सीधा धरती में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पर अब सरकार ने डिसीजन लिया है कि इन लाइटनिंग स्ट्राइक के दंश से ओडिशा को बचाने के लिए वो 19 लाख पाम ट्रीज लगाएंगे और ये प्लांटेशंस नेशनल स्टेट हाईवे पर और कोस्टल विलेज की आउटर स्कर्ट्स पर प्लांट किए जाएंगे। इसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिससे इनका मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुंच सकेगा। इसके साथ ही पुराने पाम ट्रीज को बिना परमिशन काटने पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक बड़ी क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, वो ये कि आखिर पाम ट्रीज खतरनाक बिजली से लोगों को कैसे बचाएंगे। दोस्तों, पाम ट्रीज का यूज लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए करना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सदियों से ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी पाम ट्री प्लांटेशन की मदद से लाइटनिंग से बचती आई है। दरअसल पाम ट्रीज में ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की स्पेशल एबिलिटी होती है और ये मॉइस्चर उसकी ट्रंक से लेकर लीव्स तक में रिटेन रहता है। इसके साथ ही पाम ट्री में सैप नाम का एक स्पेशल लिक्विड भी होता है। ये मॉइस्चर और सैप पाम ट्रीज को इलेक्ट्रिकल चार्ज का गुड कंडक्टर बना देते हैं। दूसरी तरफ पाम ट्रीज की हाइट भी ज्यादा होती है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से पाम ट्रीज एक कंडक्टिव रॉड का काम करते हैं। ये सेम वही प्रोसेस है जैसे आप अपने घर में लाइटिंग से बचने के लिए छत पर लोहे की रॉड लगाते हैं और चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, लाइटनिंग गिरने से पेड़ों में आग लग सकती है, इसीलिए इन पाम ट्रीज को अनलाइक योर घर उड़ीसा के आउटस्कर्ट्स में लगाने का प्लान किया गया है। इसके बाद पूरी लाइटनिंग स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करके ये उस चार्ज को ग्राउंड में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहूं तो किसी रीजन में अगर पाम ट्रीज हैं और उस रीजन में बिजली गिरती है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बिजली पाम ट्री पर ही गिरेगी। ऐसे में बिजली गिरने की वजह से किसी भी तरह का इकोनॉमिक या लाइफ लॉस होने के चांसेस भी मिनिमल हो जाएंगे। इसके अलावा पाम ट्रीज अपने आसपास के एरिया को साइक्लोन्स और स्टॉर्म से भी बचाते हैं, क्योंकि विंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही उनकी रूट से सॉइल इरोजन भी कम होता है। यानी हर तरह से पाम ट्रीज का प्लांटेशन उड़ीसा के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इवन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी लाइटनिंग से बचने के लिए 10 लाख पाम ट्रीज लगाने का इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों, लाइटनिंग स्ट्राइक ओडिशा के लिए बेहद सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट चाहती है कि लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। करेंटली ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख तक का कॉम्पनसेशन दिया जाता है। वहीं अगर कोई सिर्फ इंजर होता है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेट किया जाता है। ये कॉम्पनसेशन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से अलॉट किया जाता है। इस फंड का 75% हिस्सा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को प्रोवाइड करती है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर घोषित होने पर कॉम्पनसेशन काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लाइटनिंग के इम्पैक्ट को देखते हुए इसे नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकेंडली, पाम ट्रीज लगाने का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन चैलेंजिंग पार्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हमने पहले भी ऐसी प्लांटेशन स्कीम्स और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स देखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके इम्प्लीमेंटेशन में आती है। ट्रीज लगाने के बाद उनकी केयर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। इसीलिए रिकॉर्ड्स में ये तो लिखा होता है कितने लाख पेड़ लगा दिए गए, लेकिन उनमें से कितने पेड़ों ने सर्वाइव करा इसका डेटा किसी के पास नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि पाम ट्रीज के प्लांटेशन के साथ उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, क्योंकि सिर्फ तभी ही वो लाइटनिंग के अगेंस्ट काम आ पाएंगे। थर्डली दोस्तों, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA ने लोगों को अलर्ट करने के लिए सतर्क मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक होने से पहले ही लोगों को अपने फोन पर एक अलर्ट मिल जाता है। इस ऐप का सारा डेटा पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM से एनालाइज होकर आता है और रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम RIMES इसे टेक्निकल सपोर्ट देता है। मगर इसके बाद भी लाइटिंग रिलेटेड डेथ टोल कम नहीं हो पाया है, इसीलिए इस सिस्टम को भी फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से हैं
तो आपके अकॉर्डिंग लाइटनिंग स्ट्राइक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, और ये जो भी स्टेप्स सरकार प्लान कर रही है ये कितने यूजफुल हैं, इनमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि ना सिर्फ उड़ीसा बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकें नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर से बचने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।